हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन मुदिता आईएएस वॉरियर्स। क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 36 सॉल्व कर रहे थे हम, और ये वर्कशीट 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट है, जिसमें आपको मेटल एंड नॉन मेटल चैप्टर का पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करने को दिया गया है, जिसका पार्ट 1 हम कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्वेश्चंस किए थे शॉर्ट क्वेश्चन यानी ऑब्जेक्टिव टाइप, और सी सेक्शन के क्वेश्चन यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जिसमें आपको 3 सीरीज दे रखी हैं ए बी सी। तो हमने ए कंप्लीट कर लिया था, सी सेक्शन कंप्लीट कर लिया था, यानी शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर ये हम कर चुके हैं। आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देख लें। और ये इसमें हम करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, यानी जो बी सेक्शन है यहाँ पे हम उसको कवर करने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस। इन रिएक्शंस को कंप्लीट करिए 1 2 3। आयरन रिएक्ट विथ वाटर, जब आपका आयरन रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो क्या होगा, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, एंड पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। तो आयरन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये बनाता है Fe3O4, आयरन का ऑक्साइड बनाता है Fe3O4 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है। आप जानते हैं कि जब हमारे मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। हमेशा याद रखना कि H2O में से कौन सी गैस निकलेगी, H2 निकलेगी, जाहिर सी बात है। कैल्शियम जब रिएक्ट करेगा वाटर के साथ तो वो कैल्शियम का हाइड्रो ऑक्साइड बनाएगा, प्लस गैस वही हाइड्रोजन रिलीज होगी। OH का मतलब होता है हाइड्रो ऑक्साइड, ऑलराइट, जहां पे OH लगा हो तो हाइड्रो ऑक्साइड। पोटेशियम जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा पोटेशियम हाइड्रो ऑक्साइड, और अगेन हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। तो ये आपका तीनों रिएक्शन आप लिख लेंगे, कंप्लीट कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, सारे सॉल्यूशन आपको टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड करा दिए जाते हैं, तो वहां से भी कर सकते हैं। जनरली व्हेन मेटल आर ट्रीटेड विद मिनरल एसिड हाइड्रोजन गैस इज लिबरेटेड, बट व्हेन मेटल एक्सेप्ट मैग्नीज एंड मैग्नीशियम treated with dilute HNO3 हाइड्रोजन इज नॉट लिबरेटेड। वाई? देखिए, मिनरल गैस की बात कही है, सॉरी मिनरल एसिड्स की बात की गई है। व्हाट आर मिनरल एसिड? मैं आपको 2-3 बार बता चुकी हूँ। जो बच्चे मेरा वर्कशीट देखते हैं, वीडियो देखते हैं, उन्हें पता होगा मिनरल एसिड हमारे कौन से होते हैं। देयर आर 3 मिनरल एसिड, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सेकेंड वन इज HNO3 यानी आपका नाइट्रिक एसिड, एंड थर्ड वन इज H2SO4 दैट्स अ सल्फ्यूरिक एसिड। These 3 are the mineral acid and they are very concentrated, या बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, और इनको हम मिनरल एसिड कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि जो हमारे मेटल हैं वो मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, बट मेटल जैसे कि एक्सेप्ट मैग्नीज और मैग्नीशियम को अगर हम छोड़ दें तो HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्ट करें मेटल को तो हाइड्रोजन गैस नहीं निकलती। अभी हमने पीछे देखा कि किसी के साथ भी हम रिएक्ट कर रहे हैं तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, पर कह रहे हैं कि अगर हम इस एसिड के साथ रिएक्ट करें तो हाइड्रोजन गैस नहीं बनती। उसका कारण बताओ। तो इसका कारण अगर आपको याद हो, हमने वर्कशीट में चैप्टर में डिस्कस किया था। नाइट्रिक एसिड HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। सो एज सून एज हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म्ड इन द रिएक्शन बिटवीन द मेटल एंड डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन। ये इतना ज़्यादा रिएक्टिव होता है कि जो आपकी रिएक्शन होगी उसमें जो हाइड्रोजन गैस होगी ये उसको ऑक्सीडाइज कर देगा। ठीक है, HNO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो उसको ऑलरेडी ऑक्सीडाइज कर देगा। द नाइट्रिक एसिड ऑक्सीडाइज दिस हाइड्रोजन टू वाटर, वो उसको पानी में पहले ही ऑक्सीडाइज कर देगा, तो ऊपर आपको निकलते हुए महसूस ही नहीं होगी। एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू NO2 एंड NO और N2O, मतलब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये ऑलरेडी रिलीज करता है। सो इन द रिएक्शन ऑफ मेटल, इसलिए अगर हम मेटल की रिएक्शन में बात करें तो मैग्नीज और मैग्नीशियम और मैग्नीज को छोड़कर डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं करता। ये एक्सेप्शन केस है, मैग्नीज और मैग्नीशियम के साथ ये हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है अगर हम डाइल्यूट के साथ करते हैं, अदरवाइज नहीं करता। रीजन, क्योंकि ये ऑलरेडी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, तो ये ऑलरेडी जो गैस होती है उसको पहले ही ऑक्सीडाइज कर देता है वाटर में। तो ये आपका आंसर हो गया, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
काफ़ी क्वेश्चन मिल गए आज आपको। यू आर गिवन अ हैमर, अ बैटरी, अ बल्ब, वायर एंड अ स्विच। आपको कुछ चीज़ें दी गई हैं, हैमर दिया है, हथौड़ा दिया है, बैटरी दी है, ठीक है, बल्ब दिया है, वायर दिया है एंड अ स्विच दिया है। व्हाट कुड यू यूज दैम डिस्टिंग्विश बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। आप इसमें से किसका इस्तेमाल करोगे ये फाइंड करने के लिए कि कौन सा चीज़ मेटल है और कौन सा चीज़ नॉन मेटल है। तो ये थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड के दो पार्ट हैं, ए एंड द बी। तो फर्स्ट ऑफ ए में आपको बताना है कि कैसे फाइंड करोगे। तो मेटल कैन बी हैमर्ड टू फॉर्म शीट्स, नॉन मेटल कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू शीट। हमें पता है कि जो मेटल होता है उसको पीट पीट कर थिन शीट्स में बदला जा सकता है। तो अगर हम हथौड़े से पीट पीट कर जिस चीज़ को थिन शीट में बदल पाएंगे वो मेटल है, और जिसको नहीं बदल पाएंगे वो नॉन मेटल है। तो आप हथौड़े का इस्तेमाल कर सकते हो क्या पहचानने के लिए, मेटल और नॉन मेटल का। तो वही आपने लिख दिया, metal can be hammered to form sheets and non-metal cannot be broken down into sheets। बी में बोला है आपको, थर्ड क्वेश्चन के बी पार्ट में बोला है assess the unuselessness of these tests in distinguish between metal and non metal। कैसे आप इसमें डिस्टिंग्विश करेंगे इन चीज़ों में कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है इन सामान का इस्तेमाल करके। तो बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट, आप इससे सर्किट बना सकते हो। देखो यहाँ पे बैटरी लगा दोगे, यहाँ पे बल्ब लगा दोगे, यहाँ पे आप क्या लगा दोगे, एक स्विच लगा दोगे, ठीक है, ये सारी चीज़ें, और वायर आपको इनको जोड़ने के लिए कनेक्ट हो जाएगा। तो सारी चीज़ें यूज हो गई। तो बाय मेकिंग एन इलेक्ट्रिक सर्किट इट कैन बी टेस्टेड फॉर द इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल। हम एक सर्किट बना लेंगे, हम चेक कर लेंगे कि इसका इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है या नहीं। अगर जो चीज़ें इसमें लगाई गई हैं, अगर बिजली बल्ब जल जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो क्या होगा, वो चीज़ें मेटल्स हैं, और अगर नहीं पास होगी तो मतलब उसमें कोई इंस्ट्रूमेंट नॉन मेटल है, क्योंकि आपको पता है मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो ये आपने बता दिया थर्ड क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा और आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम फटाफट चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फोर्थ क्वेश्चन में बोला है व्हाट आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, पहले भी डिस्कस किया था हमने लास्ट वर्कशीट में। गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड विद रिएक्शन। आपको विद रिएक्शन बताना है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स को। ऑक्साइड ऑफ मेटल विच हैव बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऐसे ऑक्साइड जो एसिडिक प्लस बेसिक दोनों होते हैं, मतलब एसिड के साथ भी रिएक्ट करते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, टू प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। तो ये क्या होते हैं, ये होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। और एग्जांपल क्या है, जैसे कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर एल्युमिनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड। ठीक है, आप एल्युमिनियम को रिएक्ट कीजिए, एल्युमिनियम, ठीक है, Al प्लस HCl, इसको रिएक्ट कीजिए तो भी ये रिएक्ट करेगा, और Al प्लस आप एक बेस को ले लो, NaOH को ले लो, ठीक है, NaOH को ले लो तो भी ये रिएक्ट करेगा। तो दीज आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड। कम टू द नेक्स्ट। 5 क्वेश्चन में आपको बोला है गिव रीजन। 5th क्वेश्चन में गिव रीजन, और गिव रीजन के भी इन्होंने 3 पार्ट्स दे रखे हैं, ठीक है। आज आपको बहुत सारे क्वेश्चन करने हैं। तो गिव रीजन में फर्स्ट पार्ट ए है। ए में आपको बोला है कॉपर इज यूज टू मेक हॉट वाटर टैंक्स एंड नॉट स्टील। हम कॉपर का इस्तेमाल करते हैं हॉट वाटर टैंक्स बनाने को, जिसमें आप चीज़ों को रख सकें, ठीक है, लंबे टाइम तक जो गर्म रहता है। पर स्टील का इस्तेमाल क्यों नहीं करते? आपने सोचा है, घरों में स्टील के बर्तन होते हैं, तो स्टील का इस्तेमाल हम क्यों नहीं करते, उसका आपको कारण बताना है। कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर। जो हमारा कॉपर है वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं करता। हॉट वाटर और स्टीम, हमारा जो कॉपर है ना तो वो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट करेगा, ना गर्म के साथ और ना ही भाप के साथ। हाउएवर आयरन रिएक्ट विद स्टीम, पर जो हमारा आयरन होता है वो स्टीम के साथ रिएक्ट करता है, ठंडे और गर्म पानी के साथ नहीं करता। लेकिन वाटर वेपर, सुबह ही मैंने बताया था कि वाटर वेपर के साथ कुछ मेटल्स रिएक्ट कर जाते हैं, तो आयरन भी रिएक्ट कर जाता है स्टीम के साथ। इफ़ द हॉट वाटर टैंक आर मेड बाय स्टील, अगर हम हॉट वाटर टैंक को स्टील से बनाते हैं, जो एलॉय होता है आयरन का, देन आयरन वुड रिएक्ट विग्रेसली विद द स्टीम फॉर्म्ड हॉट वाटर। तो क्या होगा, वो रिएक्ट कर जाएगा हॉट वाटर के साथ, स्टीम के साथ, ठीक है, और आपका जो कंटेंट है वो स्पॉइल हो सकता है। तो इसलिए हम नहीं बनाते हैं किसका, स्टील का या आयरन का, इसीलिए हम कॉपर का बनाते हैं। नंबर 2 बी है, इसी का 5th क्वेश्चन का बी पार्ट है। गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी, वाई। आपको रीजन देना है इसका, ठीक है, कारण बताना है वाई।
तो गोल्ड या सिल्वर को ज्वेलरी बनाने के लिए क्यों यूज़ करते हैं, ये मैं 2-3 बार बता चुकी हूँ आपको कि अगर आप रिएक्टिविटी सीरीज देखोगे तो गोल्ड एंड सिल्वर, ठीक है, AU और AG सबसे लास्ट में आते हैं, वो जल्दी रिएक्ट नहीं करते हैं, इसलिए हम बनाते हैं। तो इसका आप कारण लिखेंगे, गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ज्वेलरी because the metal used in jewelry are always be chosen on the basis of its reactivity। हमेशा हम ऐसी चीज को चूज करते हैं जो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं प्रोडक्ट बनाने में। दे आर हाईली लस्ट्रस मेटल विच आर रेजिस्टेंस टू कोरोजन। एक तो ये लस्ट्रस होते हैं बहुत ज्यादा, जिसकी वजह से इन पे जंग नहीं लगता या कोरोजन नहीं होता, ठीक है। जैसे आप लोहे को देखो, लोहे पे फटाफट जंग लग जाता है ना, पर सोने पे जंग लगते हुए देखा है आपने, चांदी पे ज्वेलरी पहनते हैं, अगर उस पर जंग लग जाएगा तो कोई खरीदेगा क्यों। दे आर हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल, बहुत ज़्यादा मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। सो कैन बी ट्रांसफॉर्ड इनटू शेप एंड डिज़ाइन, इसलिए इनको ईजिली अलग अलग शेप्स में, डिज़ाइन में कन्वर्ट किया जा सकता है। आप देखते हैं जो गोल्ड की कितनी बारीक ज्वेलरी बनाई जाती है, क्योंकि ये मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है। तो दो कारण, एक तो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, जल्दी से रिएक्ट नहीं करेंगे, लस्ट्रस होते हैं, कोरोजन नहीं होगा, और हाईली मैलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं, ठीक है। प्लेटिनियम की भी ज्वेलरी इसीलिए बनाई जाती है, उसके लिए भी सेम रीजन होता है। तो ये आपके 5th के दोनों पार्ट के आंसर हो गए। अगले पे चलते हैं, सी पार्ट। सी पार्ट में बोला है सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल। ये पार्ट भी हम डिस्कस कर चुके हैं जब हम पहले एक्सरसाइज कर रहे थे। सोडियम पोटेशियम को ऑयल के अंदर क्यों रखा जाता है, कई बार बोल देते हैं ऑयल, कई बार बोल देते हैं कैरोसिन ऑयल, तो वही रीज़न है कि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर होते हैं और हाईली रिएक्टिव होते हैं। अगर आप इन्हें एयर में छोड़ दोगे तो ये रिएक्ट कर जाएंगे और आग लग सकती है, ठीक है। तो वही सोडियम पोटेशियम एंड लिथियम आर स्टोर्ड अंडर ऑयल बिकॉज मेटल लाइक सोडियम पोटेशियम रिएक्ट सो विग्रेसली एंड कैच फायर इफ इट कैन केप्ट ओपन। अगर आप इसे खुले में रख दोगे बेटा तो आग लग जाएगी, ठीक है, एयर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, वाटर के साथ रिएक्ट कर जाएगा, इतना हाईली रिएक्टिव होते हैं और हमारी रिएक्टिविटी सीरीज में टॉप मोस्ट पे आते हैं। तो ये आपके 5th के तीनों पार्ट हो गए, ठीक है, A, B एंड द C। कम टू द नेक्स्ट। 6th क्वेश्चन में आपको एक टेबल दी रखी है, मेटल ऑक्साइड ऑफ जिंक, मैग्नीशियम एंड कॉपर वर हीटेड विद द फॉलोइंग मेटल, इन विच केस यू फाइंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। यहाँ पे आपको एक टेबल बनाई है, यहाँ मेटल दिए हैं, ठीक है, ये जिंक है, मैग्नीशियम है, कॉपर है, 3 मेटल दिए हैं, ये उसके ऑक्साइड हैं, जिंक ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड द कॉपर ऑक्साइड। अब बोला है कि जब बेटा आपका जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो वो यहाँ पे क्या देगा आपको बताना है। जब जिंक मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, मतलब जिंक ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट करेगा, यानी ZnO रिएक्ट करेगा मैग्नीशियम Mg के साथ, तो वो क्या करेगा, ठीक है। और इसके बाद बोला है जिंक ऑक्साइड आपका रिएक्ट करेगा कॉपर के साथ, तो क्या करेगा, यहाँ पे आपको फिल करना है। मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ, मैग्नीशियम कॉपर के साथ, मैग्नीशियम इसके साथ, फिर कॉपर ऑक्साइड जिंक के साथ, कॉपर ऑक्साइड मैग्नीशियम के साथ, कॉपर ऑक्साइड कॉपर के साथ। तो ये पहले आपको टेबल फिल करनी है, उसके बाद आपको बताना है कि कौन सा डिस्प्लेसमेंट करेगा इसमें से। तो जब आप टेबल फिल करोगे तभी तो आप बता पाओगे कि क्या चीज़ रिएक्ट करेगी और क्या नहीं रिएक्ट करेगी। तो सॉल्यूशन पे चलते हैं। देखो, अगर हमारा जिंक ऑक्साइड, आपका जिंक का ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या करता है, तो वो नो रिएक्शन, यानी कोई चेंज नहीं होता। मतलब आपने जिंक ऑक्साइड लिया है और जिंक ऑक्साइड में जब आप जिंक ऐड कर रहे हो तो कोई रिएक्शन नहीं होगी, एज इट इज रहेगा। जिंक ऑक्साइड को अगर आप मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा और क्या बना लेगा, मैग्नीशियम का ऑक्साइड बना लेगा और जिंक को रिमूव कर देगा, जिंक को अलग कर देगा, क्योंकि मैग्नीशियम ज़्यादा पावरफुल है जिंक से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। फिर वही कि जिंक ऑक्साइड अगर कॉपर के साथ रिएक्ट करे तो नो रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पे जिंक ज्यादा पावरफुल है देन कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आता है, इसलिए उसकी तार बनाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे नो रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, नो रिएक्शन। इसी तरीके से अगर हमारा मैग्नीशियम ऑक्साइड जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो नो रिएक्शन, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। अगर आप मैग्नीशियम ऑक्साइड को मैग्नीशियम के साथ करोगे तो भी नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड को कॉपर के साथ करोगे तो भी कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये जो कॉपर है ये वीक है, ये मैग्नीशियम को हटा ही नहीं पाएगा, खुद ही इतना वीक है, ठीक है। इसके बाद कॉपर ऑक्साइड की मैं बात करूं और जिंक के साथ तो क्या होगा, यहाँ पे ये कॉपर
को हटा देगा। कॉपर कमज़ोर है, जिंक हटा देगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। इसके बाद मैग्नीशियम आएगा तो मैग्नीशियम भी हटा देगा, मैग्नीशियम भी स्ट्रांग है, लेकिन जब कॉपर आएगा कॉपर ऑक्साइड में तो नो चेंज, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, तो नो रिएक्शन। अब हमने इस टेबल को फिल कर लिया। जब आप टेबल फिल कर लोगे तो देखोगे कि हमारा जो कॉपर है, कॉपर का ऑक्साइड है, यहाँ पे 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो रही है, ठीक है। और जो हमारा ये मैग्नीशियम है, ये मैग्नीशियम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। क्यों? क्योंकि मैग्नीशियम को देखो, ये जिंक ऑक्साइड से जिंक को भी हटा रहा है और कॉपर ऑक्साइड से कॉपर को हटा रहा है, यानी कि मैग्नीशियम हमारा क्या है, 2 जगह डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, मैग्नीशियम हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो आप आंसर कैसे लिखोगे? मैग्नीशियम Mg विल डिस्प्लेस बोथ जिंक एंड कॉपर। हमारा जो मैग्नीशियम है वो जिंक को भी डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को भी डिस्प्लेस कर रहा है फ्रॉम देयर ऑक्साइड्स। जिंक विल डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम कॉपर ऑक्साइड। जो जिंक है वो केवल एक चीज को डिस्प्लेस कर रहा है, कॉपर को कॉपर ऑक्साइड से। तो कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव। हमें ये पता चल गया कि कॉपर सबसे लीस्ट रिएक्टिव है और वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा डिस्प्लेसमेंट में। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे होगी? मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा अदर 2 ऑक्साइड्स के साथ। क्वेश्चन नंबर 7 में बोला है गिव एन एग्जाम्पल ऑफ ए मेटल विच इज। अब आपको एग्जाम्पल देना है, ठीक है। 7 क्वेश्चन के 3 पार्ट हैं, ए बी एंड सी। तो इसका नंबर 1 पार्ट है, आपको एक मेटल का एग्जाम्पल देना है, द मोस्ट मैलिएबल। ऐसा मेटल बताना है, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज मोस्ट मैलिएबल, जो सबसे ज़्यादा मैलिएबल, यानी उसको थिन शीट्स में बदला जा सकता है, उसमें भी मोस्ट। तो गोल्ड एंड सिल्वर आर द मोस्ट मैलिएबल एंड डक्टाइल मेटल एंड अकर गोल्ड हैज़ द कैपेसिटी ऑफ ड्रोन वायर मोर देन 40 माइल्स लॉन्ग। सबसे ज़्यादा मैलिएबल की मैं बात करूं तो गोल्ड जो हमारा है सबसे ज़्यादा मैलिएबल एंड सिल्वर होता है, और इसकी अगर आप तार बनाएंगे तो 40 माइल्स लॉन्ग तार इसकी आप बना सकते हैं। पर सोने की तार कौन बनाएगा, इतना महंगा होता है। चांदी की तार कौन बनाएगा, इतना कॉस्टली होता है। इसलिए हम फिर कॉपर पे आ जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा मैलिएबल कौन होता है? गोल्ड होता है। 7th का बी पार्ट है, द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसे मेटल का नाम बताओ जो बेस्ट कंडक्टर है। तो सिल्वर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मेटल विच इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। अगर मैं बात करूं तो हीट का सबसे अच्छा कंडक्टर सिल्वर होता है, लेकिन चांदी इतनी महंगी है, कॉस्टली है, इसलिए हम सिल्वर की वायर्स नहीं बनाते हैं। कई बार क्वेश्चन पूछेंगे वाई वी डोंट मेक वायर्स ऑफ सिल्वर, हम सिल्वर की वायर्स क्यों नहीं बनाते जबकि वो गुड कंडक्टर है सबसे ज़्यादा। तो इसलिए नहीं बनाते क्योंकि इसका कॉस्ट ज़्यादा है, इसलिए हम किसकी बनाते हैं? कॉपर की, क्योंकि वो मैलिएबल भी है, डक्टाइल भी है, अच्छा कंडक्टर भी है और कॉस्ट एफिशिएंट भी है। इसके बाद नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। एक ऐसे मेटल का नाम बताना है जो फ्री स्टेट में नहीं मिलता, मतलब सिंगल नहीं मिलता, ठीक है, वो किसी के कंपाउंड की फॉर्म में मिलता है। तो अल्कली मेटल आर नॉट फाउंड इन फ्री स्टेट। अल्कली मेटल इतने ज़्यादा हाईली रिएक्टिव होते हैं कि अगर उन्हें एयर में छोड़ दो तो वो रिएक्ट कर जाएंगे, इसलिए वो फ्री स्टेट में नहीं पाते, वो कंपाउंड के साथ पाए जाते हैं। एग्जाम्पल सोडियम और पोटेशियम। जो आपका ये होता है सोडियम, यानी आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे तो यहाँ सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, जो ये वाले एलिमेंट्स आते हैं इस कॉलम में, इनको हम अल्कली मेटल्स कहते हैं, ठीक है। तो सोडियम, पोटेशियम ऐसे होते हैं जो फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते, मतलब ये कंपाउंड या किसी चीज़ के साथ कंबाइन में पाए जाते हैं। तो ये आपके 7th के तीनों पार्ट हो गए, ए बी एंड द सी। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और समझ भी लिया होगा। क्वेश्चन 8 में बोला है विच इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रेट डिमांड इन द इंडस्ट्री। एल्युमिनियम की कौन सी वो प्रॉपर्टी है जो मार्केट में एल्युमिनियम का डिमांड बढ़ा देती है? तो बेटा देखो, द प्रॉपर्टी ऑफ एल्युमिनियम मेटल रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ग्रेट डिमांड इन इंडस्ट्री, वो क्या है? आर एज फॉलोज लिख सकते हो आप कि ये प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। नंबर 1, द मेटल इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हमारा एल्युमिनियम एक मेटल है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है बेटा? 13 होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है इसलिए। नंबर 2, द मेटल इज नॉन अटैक्ड बाय वाटर। वाटर से ये अटैक नहीं होता। द मेटल इज पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट, और ये एक पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए हम एल्युमिनियम को यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा इंडस्ट्री में। तो ये आपका आंसर 8 हो गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस तरीके का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। व्हेन एन मेटल एक्स इज ट्रीटेड विद कोल्ड वाटर। आपका एक मेटल है, मेटल का नाम इन्होंने नहीं बताया, मेटल है एक्स। एक्स को आप जब ट्रीट करते हो कोल्ड वाटर, ठंडे पानी के साथ, इट गिव्स अ बेसिक सॉल्ट। तो ये आपको एक सॉल्ट देगा, कुछ कंपाउंड बना के देगा। वो कैसा होगा? नेचर में बेसिक होगा, विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला XOH होगा।
गैस लिबरेटेड जेड, जो गैस निकलेगी वो जेड निकलेगी। विच इजिली कैचेस फायर, ये गैस जल्दी से आग पकड़ लेती है। आइडेंटिफाई एक्स वाई जेड एंड ऑल्सो राइट केमिकल रिएक्शन, तो पहले आपको एक्स बताना है कि वो एलिमेंट कौन सा है, वाई बताना है, ठीक है, कि कौन सा फॉर्मूला बनेगा, और जेड बताना है कौन सी गैस निकलेगी। तो बेटा देखो, आप इतना पढ़ चुके हो तो आपको पता ही होगा कि सबसे ज़्यादा जो हाईली रिएक्टिव है एक्स एलिमेंट, वो आपको पता है वो क्या है, सोडियम है। और फॉर्मूला जो हमारा बनेगा वो NaOH बनेगा, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब तक पहचान गए होंगे कि जो हमारा सोडियम है, बताओ ठंडे पानी के साथ, बाकी जो मेटल होते हैं थोड़े गर्म पानी के साथ रिएक्ट करते हैं, वेपर के साथ रिएक्ट करते हैं, बस सोडियम इतना हाईली रिएक्टिव है कि वो ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाएगा। तो हमारा NaOH है। अगर मैं एक्स की बात करूं तो एक्स इज द एलिमेंट क्या है, सोडियम। बनाएगा क्या, XOH, तो वो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH बनाएगा, ठीक है। और Z कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। द रिएक्शन कैन बी सोन, यहाँ पे आपको रिएक्शन भी लिखने को बोला है। तो सोडियम को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट करोगे, यहाँ बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखी हुई है, सोडियम के आगे 2 लगा है, मतलब ये बैलेंस है, ठीक है। 2H2O गिव्स 2 NaOH, 2 सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस गैस आपकी रिलीज होगी कौन सी, हाइड्रोजन की। एंड हाइड्रोजन इज अ हाईली इनफ्लेमेबल गैस एंड हैंस इट इजली कैच फायर। और आपको पता है हाइड्रोजन गैस बहुत ज़्यादा इनफ्लेमेबल होती है, उसके पास जैसे ही आप फायर लेके जाओगे वो आग लग जाती है, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया। और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि एक्स एलिमेंट वाई के साथ रिएक्ट करेगा, वाई एलिमेंट जेड के साथ रिएक्ट करेगा, आइडेंटिफाई करो, एटॉमिक नंबर बताओ, कई बार बोलते हैं इनका कन्फिगरेशन लिखो। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 10 में क्या बोला है, द रिएक्शन इन्वॉल्व्ड, यहाँ पे आपको एक इमेज दिखाई है और बोला है कि यहाँ पे क्या रिएक्शन हो रही है। देखो यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं Na यानी कि Na मतलब क्या होता है, सोडियम होता है, यहाँ ऑक्सीजन को दिखाया है। और डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पे दिखाया हुआ है, यानी यहाँ पे 2 इसके इलेक्ट्रॉन्स दिखाए हुए हैं, यहाँ पे इसके 6 इलेक्ट्रॉन्स और 2 इसको इलेक्ट्रॉन देते हुए दिखाया है। अब यहाँ पे बोल रहे हैं इन द गिवन स्ट्रक्चर केमिकल फॉर्मूला आपको लिखना है, मेटल का इसमें और नॉन मेटल का नाम बताना है जो इमेज दिखाई है, एनायन और कैटायन बताना है। तो देखिए केमिकल फॉर्मूला अगर आप बोलेंगे तो सोडियम ऑक्साइड इज अ केमिकल कंपाउंड विद द फॉर्मूला Na2O। क्या बन रहा है आपको पता होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, जिसका कन्फिगरेशन 2, 8 एंड 1 होता है। आउट ऑफ मोस्ट शेल में इसके 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये ईजिली 1 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे सकता है, यहाँ से भी दे सकता है। और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 6 होते हैं, यानी उसको 2 की नीड होती है ऑक्सीजन को, तो ऑक्सीजन 2 इससे ले लेगा और ये क्या बना लेंगे, Na2 यानी कि सोडियम ऑक्साइड, ये इसका फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे आपको बताना है कि मेटल कौन है, नॉन मेटल। तो मेटल कौन है, सोडियम यानी Na, नॉन मेटल कौन है, ऑक्सीजन यानी कि O2 या फिर O। इसके बाद एनायन बोलूँ मैं तो एनायन नॉन मेटल जो हमारे होते हैं एनायन होते हैं यानी ऑक्सीजन, और कैटायन कौन है, सोडियम, यानी कि जो मेटल्स होते हैं वो हमारे कैटायंस होते हैं। तो ये आपका आंसर 10 हो गया। सो यहाँ पे हमने कंप्लीट वर्कशीट नंबर 36 सॉल्व कर ली है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, मज़ा आया होगा और आपका रिवीजन भी हो गया होगा। और अगर आपने पहली वर्कशीट नहीं देखी है इसका पार्ट 1 तो वो देख लें, क्योंकि उसमें बाकी सारे क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। बाय बाय, टेक केयर।